Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of ninth class, hope you are fine. We have started the topic of respiration and we have completed the photosynthesis, which is an food yielding process जिसमें प्लांट्स जो हैं अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं और वो फूड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होती है। ठीक है, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस को। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि फूड का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस के अंदर फूड प्रोडक्शन होती है, फूड सिंथेसाइज होती है और यहाँ पे फूड जो है वो ब्रेक डाउन होती है और उसके ब्रेक डाउन से जो एनर्जी यील्ड होती है वो एनर्जी डिफरेंट पर्पसेस के लिए ऑर्गेनिजम्स यूज़ करती हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, हमने कल भी इसकी रीडिंग की थी कि जैसे एक फ्यूल होता है पेट्रोल, डीजल, ठीक है, कोल, गैस, ठीक है, इन सबको जब हम बर्न करते हैं तो ये ऑक्सीजन यूटिलाइज करती हैं। आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई चीज़ जलाई जाती है, बर्निंग के प्रोसेस से गुजरती है तो वो ऑक्सीजन यूज़ करके और उसके अंदर के जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं। सिमिलरली द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ CH इन फूड ब्रेक डाउन आफ्टर द रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CH बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाता है और यहाँ से भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके, सो इसकी रीडिंग कर लेते हैं अगेन। व्हेन वी बर्न अ फ्यूल इट यूटिलाइजेस ऑक्सीजन एंड यील्ड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट एटसेट्रा। इन दिस burning process oxygen is used to break the CH bonds present in fuel molecules. Okay, बर्निंग के प्रोसेस में भी यही होता है, ऑक्सीजन जो है वो CH बॉन्ड्स को ब्रेक करने में और उससे एनर्जी यील्ड करने में इस्तेमाल होती है। इन द सेम वे organisms utilize oxygen for the breakdown of CH bonds present in the food in their cells. Okay, same type of reactions occur in our cells और cells में CH bond जो है हमारी फूड के वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ब्रेकडाउन के बाद वो भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दिस ब्रेकडाउन यील्ड्स एनर्जी which is transformed into ATP. During this process the CH bonds are broken by oxidation reduction reactions and so carbon dioxide and water are also produced. Clear कि यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और इसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। द सेलुलर यील्डिंग एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये जो हमने प्रोसेस ऊपर पढ़ा है, बेसिकली दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर है यहां तक आप लोगों को? ओके, यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है पढ़ने वाली है कि इन सेलुलर रेस्पिरेशन फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 while O2 is reduced to H2O। ठीक है, ये बात समझने वाली है कि फूड में तो होता है CH बॉन्ड, है ना, लेकिन अब आपको फूड में CH के बजाय CO2 नजर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि H एटम्स जो हैं वो लूज हो चुके हैं थ्रू कार्बन। और आपने पढ़ा था कि हाइड्रोजन एटम जब रिलीज होता है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, क्योंकि हाइड्रोजन जब एटम लूज होगा तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन भी लॉस होगा। ठीक है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पढ़ चुके हैं, तो यहाँ भी सेम प्रोसीजर होगा, का CH बॉन्ड ब्रेक करेगा, H अलग हो जाएगा और O उसकी जगह ले लेगा। सो दिस इज ऑक्सीडेशन। अच्छा, O2 में अगर हम देखें तो O2 में ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो गई है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मींस द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। सो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की रिडक्शन हुई है, वो H2O बना चुकी है। ओके, नाउ aerobic and anaerobic respiration, types of respiration है। The most common fuel used by cell to get energy by cellular respiration is glucose। okay, ठीक है, ग्लूकोज जो है वो मोस्ट कॉमन फ्यूल है जिससे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है हमारे सेल्स में। द वे ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अभी हमने पढ़ा कि फूड की ऑक्सीडेशन होती है तब वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ठीक है, यानी हमारे हर सेल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। सो ये जो ग्लूकोज है बेसिकली इसकी ऑक्सीडेशन होना जरूरी है, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन का अवेलेबल होना जरूरी है, बिकॉज CH बॉन्ड्स में H की रिप्लेसमेंट जो है वो ऑक्सीजन ने करनी होती है। ठीक है, यानी ये हम
बाद स्टेटमेंट पढ़े, फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO2, यानी जो CH बॉन्ड है H ने ब्रेक होके अलग होना है, सेपरेट हो जाना है और ऑक्सीजन ने उसको रिप्लेस करना है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है। द सेलुलर रेस्पिरेशन अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, while the one that occurs in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. So respiration का वो प्रोसीजर, वो टाइप जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, that is called aerobic respiration, और जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, एब्सेंट है, that is called anaerobic respiration. Okay, so let us study one by one. Aerobic respiration. So let us read. Aerobic respiration: in the presence of oxygen, complete oxidation of glucose occurs with maximum release of energy. Okay, जैसे हमने पहले पढ़ा कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, सो इसके रिजल्ट में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की और मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है। इन द फर्स्ट फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज which contains 6 carbon atoms is broken down into 2 molecules of pyruvic acid which contains 3 carbons. Okay, so glucose जो कि 6 carbons वाला compound है, वो breakdown के बाद 2 molecules बनाता है जिनमें 3 carbons मौजूद होते हैं. Okay, in the second phase the molecules of pyruvic acid are completely oxidized. completely oxidized का मतलब क्या है? all CH bonds are ब्रोकन, यानी सारे हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाते हैं, कार्बन का साथ छोड़ देते हैं, टू CO2 एंड वाटर एंड ऑल एनर्जी इज रिलीज्ड. ओके, ओवरऑल रिएक्शन. अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस रिएक्शन को गौर से देखें तो कुछ आप लोगों को रिजेम्बलेंस नजर आएगी अपने पिछले टॉपिक से. जी, सही आइडिया लगाया आपने. कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स थे और ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स थी, और ये रिएक्शन था फोटोसिंथेसिस. But in this reaction, glucose and oxygen are reactants, ठीक है, and carbon dioxide and water and are products with the yield of energy. ठीक है, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट एनर्जी यूज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पे उसने रिएक्ट किया और ग्लूकोज और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट जो है ऑब्टेन हुई. लेकिन यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स कि ग्लूकोज प्रिपेयर हो चुकी है, ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में जा चुकी है और ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं और वो ऑक्सीजन हर सेल में वो पहुंच भी रही है. तो ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन के बाद वो कन्वर्ट कर देगी कार्बन डाइऑक्साइड में. और आप देख सकते हैं ग्लूकोज में CH बॉन्ड्स मौजूद हैं, ठीक है, C6H12, यानी हर कार्बन के साथ एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है. लेकिन जब वो कन्वर्ट होगा तो फिर उसमें से सारे के सारे CH बॉन्ड्स टूट जाएंगे और उसको रिप्लेस कर देगी ऑक्सीजन, और इसी चीज को कहते हैं कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, यही स्टेटमेंट जो ऊपर आपने पढ़ी है ना, पायरुविक एसिड आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड. तो बेसिकली यही है कि जितने कार्बन एटम्स हैं उन सबके साथ H बॉन्ड्स जो है वो टूट के ऑक्सीजन एटम्स उसको रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से अगेन रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे और जो बॉन्ड्स टूटेंगे उसके रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी. ओके, इसके बाद है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसका नाम फर्मेंटेशन भी है. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड विद लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड. ओके, इनकम्प्लीटली ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि सारे के सारे CH बॉन्ड्स जो हैं वो नहीं टूटेंगे. ठीक है, कुछ टूटेंगे और उसके रिजल्ट में एनर्जी भी जाहिर है उससे लेस अमाउंट में रिलीज होगी जितनी के एरोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज हुई थी. इन द एरोबिक रेस्पिरेशन द फर्स्ट फेज इज एक्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट फेज तो सेम है, यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ने मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. ठीक है, यही प्रोसीजर, यही फेज जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी चलता है. बट इन द सेकंड फेज पायरुविक एसिड इज नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. और चूंकि ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है इस रिएक्शन में, इसलिए पायरुविक एसिड जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा बल्कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड होगी. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक. हमने एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों को स्टडी किया. एरोबिक रेस्पिरेशन इज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन दिस प्रोसीजर कंप्लीट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस फॉर द ग्लूकोज. ठीक है, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में फर्स्ट फेज तो सेम था,
एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन के ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बना रहे हैं, लेकिन जो सेकंड फेज है वो डिफरेंट है। पायरुविक एसिड जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता। कि स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज में आ गए हैं, लेकिन एक्सरसाइज में हमें इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है बेसिकली तो ये आते भी क्वेश्चन जो हैं वो एज शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन के मुतालिक या एनारोबिक रेस्पिरेशन के मुतालिक आप एक्सप्लेन करें, डिफाइन करें, ठीक है, डिस्क्राइब करें। लेकिन अगर इन दोनों को जो है वो कंबाइन कर लिया जाए तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि डिफाइन रेस्पिरेशन एंड एक्सप्लेन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस किस्म का क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला बन सकता है। तो आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।